एक कहावत आपने सुनी होगी, जिस पर रुमाल रख दिया वो चीज अपनी। इसी तरह से कट्टरपंथियों ने जहां सरकारी जमीन या खाली जमीन देखी, वहां मजार या मस्जिद बना ली। इस मॉडल में कट्टरपंथियों ने अब एक नया चीज ऐड ऑन किया है, जो पहली बार सामने आया है। वो ऐड ऑन है अवैध कब्जे का अब्बा मॉडल। जी हां, अब्बा मॉडल। उत्तराखंड में एक जिले में एक कट्टरपंथी ने पहले तो सरकारी जमीन पर कब्जा कर घर बनाया, फिर अपने पिता की मौत के बाद घर के अंदर ही दफना दिया और दफनाने के बाद वहां मजार बना दिया। लेकिन लैंड जिहाद का अब्बा मॉडल बुलडोजर ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं देगा। इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। हम रुकने वाले नहीं हैं। हमने अतिक्रमण हटाने का काम अभियान शुरू किया है। लैंड जिहाद, मजार जिहाद, देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम देंगे। अभी राज्य के अंदर 10,000 एकड़ से भी अधिक जमीन इन लैंड जिहादियों के पंजे से मुक्त करवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। देवभूमि में नदी के करीब ये खंडहर सा दिखता घर, दीवार के पीछे दीवार, घर के अंदर आखिर में मिली अवैध मजार। घर के अंदर मजार। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, ये मजार तो अवैध है, साथ ही जिस घर में ये मजार मिली वो घर भी अवैध तरीके से बनाया गया है। और जब धामी की टीम ने तहकीकात को आगे बढ़ाया तो पूरा का पूरा माजरा ही उलझा हुआ मिला। सरकारी जमीन को अवैध तरीके से कब्जाने के नए मॉडल का खुलासा हुआ। देवभूमि में पहली बार लैंड जिहाद का अब्बा मॉडल एक्सपोज हुआ है। तो आपको ये घर में ही दफना दिया है, जबकि ये नियम नहीं है, ये उनको कब्रिस्तान में दफनाना चाहिए। और आप देख रहे हो यहाँ किस प्रकार से ये जमीन पे कब्जा करके ये सारी चीजें हो रही हैं। क्या है भाईजान का अब्बा मॉडल, वो बताएंगे। सबसे पहले धामी के बुलडोजर की धार देख लीजिए, जो इस अवैध घर, इस अवैध मजार पर जल्द ही चलने वाला। धामी का पीला पंजा उधम सिंह नगर के रुद्रपुर इलाके में मौजूद इस घर तक आएगा भी और इस मकान को तोड़ेगा भी और इस मजार को उखाड़ेगा भी, जिसे सरकारी जमीन को जबरन कब्जा करके बनाया गया। बीते दिनों उधम सिंह नगर के ही दूसरे इलाके में बुलडोजर ने शोर मचाया। यहाँ भी अवैध मजार थी, जिसे रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया था। लेकिन हश्र वही हुआ जो हर अवैध कब्जे का होता है, बुलडोजर ने उसे उखाड़ डाला। हरिद्वार में भी बुलडोजर ने सरकारी जमीन पर बनी मजार को ध्वस्त कर दिया। यूसुफ बाबा की मजार और दुकानों पर जब धामी का बुलडोजर चला तो उसकी तरतराहट से पूरा इलाका गरज उठा। जब हम अतिक्रमण हटाते हैं, इस मुगलिया कट्टरवादी सोच को राज्य में नपने देने का संकल्प लेते हैं। अब ठीक इसी पैटर्न पर बुलडोजर का स्टीयरिंग उधम सिंह नगर में अवैध तरीके से बनाई गई मजार की तरफ मुड़ गया है। इस मजार को अब्बास नाम के शख्स ने बनवाया था। उसने पहले सरकारी जमीन पर अवैध मकान खड़ा किया और फिर अपने पिता की मौत के बाद घर के अंदर ही उन्हें दफना दिया। सरकारी जमीन पर जिस तरह पिता के शव को दफनाया, वहां मजार तक बना दी। आरोप तो यहाँ तक है कि अब्बास ने न सिर्फ इस जमीन पर कब्जा किया बल्कि आसपास के प्लॉट को भी बेच डाला। ये 40 साल से ये मकान यहाँ पे है, ये मस्जिद रहेगी, ये मस्जिद, ये मकान है, मस्जिद ये हमारा है। समझे, हमारे भाई का इंतकाल हो गया, हमारे भाई को हमने इसमें दफन किया गया था। हम सैयद परिवार से हम अपने घर में ही दफन। पुलिस प्रशासन की टीम को जब इसकी भनक लगी तो इसकी जांच की गई, जिसमें सामने आया कि धार्मिक आस्था की आड़ में सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया गया। सरकार से सरकारी जमीन, नजूल जमीन, नदी की जमीन को प्लाटिंग करके पूर्व में बेचा गया, वर्तमान बेचने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग ऐसा काम करें उस कठोर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने अब्बास के घर को सील कर दिया। अब्बास के खिलाफ केस दर्ज किया गया। हालांकि आरोपी अब्बास अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस को है।
साथ ही अवैध मजार को ध्वस्त करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री धामी जी का साफ निर्देश है कि कहीं पे भी कोई लैंड याद नहीं कर सकता। हाँ, जमीन है, सबके उपयोग में आया। देवभूमि में पहली बार अब्बा मॉडल सामने आने के बाद हिंदू संगठनों और संत समाज में आक्रोश है। और लैंड जिहाद का यह घिनौना स्वरूप किसी भी हालत में स्वीकार नहीं हो सकता। बुलडोजर को कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। अब बहुत जल्द धामी का पहलवान यहां पहुंचकर धर्म की आड़ में किए गए अवैध कब्जे को समतल तो करेगा ही, साथ ही अब्बास के दिवंगत अब्बा को सरकारी जमीन से निकालकर कब्रिस्तान भी पहुंचाएगा। विजय आहूजा, जी मीडिया, उधम सिंह नगर। सड़क, सरकारी जमीन के बाद अब तो कब्रिस्तान में भी कब्जा हो जा रहा है। पहले कब्रिस्तान की दीवार को तोड़ा गया, फिर उस जगह अवैध तरीके से दुकानें बना दी। जानते हैं, यह अतिक्रमण किसी और ने नहीं बल्कि खुद कब्रिस्तान की देखरेख कर रही अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने ही किया। बस फिर क्या, वक्फ की जमीन पर अवैध तरीके से हुए इस निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। आखिर कहां कब्जे वाले भाईजान ने कब्रिस्तान तक को नहीं बख्शा, देखिए इस रिपोर्ट में। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। पीले पंजे ने अपने एक प्रहार से पहले टीन शेड को उड़ाया, फिर पक्के निर्माण को ताश के पत्तों की तरह ढहाया और इस तरह बुलडोजर ने कब्रिस्तान को भाईजान के कब्जे से आजाद करवा दिया। हैरानी आपको भी हुई होगी, आखिर कैसे भाईजान ही कब्रिस्तान पर कब्जा कर सकते हैं? आखिर कैसे कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण बना सकते हैं? तो ध्यान से देख लीजिए इन तस्वीरों को जो यूपी के हरदोई से सामने आई है, जहां कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से दुकानें बनाई गई थी। कुछ दुकानें टीन शेड की बनी थी तो कुछ दुकानों का पक्का निर्माण हो रहा था। लिहाजा प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए कब्रिस्तान की जमीन पर बनी दुकानों को तहस नहस कर दिया। ऐसे में सवाल है, कब्रिस्तान की जमीन पर भाईजान कब्जा कर अवैध निर्माण करते रहे और कब्रिस्तान के इंतजामिया कमेटी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। आखिर क्यों? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और वो वक्त वो कहाँ गया जो स्कूल, कॉलेज और मंदिरों की जमीन पर दावा ठोकने से नहीं हिचकता? लेकिन कब्रिस्तान की जमीन पर खुलेआम हुए कब्जे पर चुप्पी क्यों साध रखी थी? क्योंकि प्रशासन के मुताबिक कब्रिस्तान की जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी जिसकी देखरेख अंजुमन इस्लामिया कमेटी करती थी। आरोप है कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने अवैध कब्जे पर मुहर लगाई, कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल को तोड़वाकर दुकानें बनवाई गई और फिर दुकानें मुस्लिम समुदाय को आवंटित कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि जो जमीन यानी कब्रिस्तान की जो जमीन थी उसको कब्रिस्तान के रूप में ही यूज किया जा सकता था, इसका लैंड यूज नहीं बदला जा सकता था। यही वजह थी कि नगर पालिका ने पहले इन दुकानों को हटवाने के लिए नोटिस जारी किया था और फिर एक FIR भी नगर पालिका की ओर से दर्ज कराई गई थी जिसमें साफ तौर पर यह जिक्र किया गया था कि ये दुकानें अनाधिकृत हैं और इनको यहाँ से हटा लिया जाए। लेकिन इन दुकानों को जब नहीं हटाया गया तो आज नगर पालिका की टीम पुलिस बल के साथ यहाँ पर बुलडोजर के साथ पहुंची और इन 5 दुकानों को बुलडोजर की मदद से ढहा दिया गया। दावा है कि अंजुमन इस्लामिया के सदर मोहम्मद खालिद और सचिव मोहम्मद हफीज ने बिना किसी परमिशन के कब्रिस्तान की जमीन का अवैध तरीके से इस्तेमाल किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी कहती है कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन दर्ज है उसका उपयोग बदला नहीं जा सकता। बिना जिलाधिकारी की अनुमति के, वक्फ बोर्ड की अनुमति के यहाँ पे दुकानों का निर्माण किया गया। पूर्व वर्ष में भी, वर्ष 2023-24 में भी यहाँ पे निर्माण किया गया था जिसको नगर पालिका द्वारा प्रशासन के सहयोग से ढा दिया गया था। उसके बावजूद पुनः इन्होंने इस प्रकार का दुष्चेष्टा की है जिसको बार बार कहने के बाद इन्होंने नहीं हटाया तो नगर पालिका ने संज्ञान लेते हुए इस अतिक्रमण को हटा दिया है। बस फिर क्या, प्रशासन ने पहले तो दुकानदारों को नोटिस थमाकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए और जब प्रशासन के आदेश की अनदेखी की गई तो फिर प्रशासन की टीम
भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और इसके बाद शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन। चुन चुनकर पीले पंजे ने कब्रिस्तान की जमीन पर बनी अवैध दुकानों को धराशायी किया। टीन शेड पक्के निर्माण और खंभों को पलक झपकते ही जमींदोज कर दिया गया। हालांकि प्रशासन की इस कार्रवाई से मियां भाई भड़के हुए नजर आए। यहाँ पे ये अंजुमन इस्लामिया की तरफ से दुकानें वक्फ की थी, तो और वक्फ की देख रेख अंजुमन इस्लामिया देखती है, तो उसी की मौजूदगी में और उसी के आर्डर से यहाँ पे गरीब मजदूरों ने दुकानें अपनी जो थी वो खोखे रखे थे और प्रशासन ने हटा दिया और इसकी कोई जानकारी भी नहीं मिली ध्वस्त करने से पहले कि लोग अपना अपना सामान खोल ले जाते या हटा ले जाते। भले ही भाईजान ये दलील दे रहे हों कि प्रशासन की तरफ से कोई इत्तला नहीं दी गई, लेकिन आपको बता दें कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। चंद महीनों पहले ही प्रशासन ने कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की चेतावनी दे दी थी। इतना ही नहीं, अंजुमन इस्लामिया कमेटी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था। बावजूद इसके भाईजान के कान पर जू तक नहीं देंगी और अब जब बुलडोजर चला है तो कब्जा गैंग बिलबिला रही है। हरदोई से आशीष द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शेविंग ब्लेड और छुरी का धंधा करने वाला महफूज अली उर्फ पप्पू छुरी, जो 12वीं फेल था, लेकिन उसने बीते कुछ सालों में ऐसा घोटाला किया जिसे देख यूपी पुलिस भी हैरान रह गई। कानपुर का महफूज अली 68 फर्जी बैंक खातों से करीब 3000 करोड़ रुपए के हवाला की रकम का इसने लेन देन किया। एक मामूली सी दुकान चलाने वाला शख्स 3000 करोड़ से ज्यादा का हवाला का काम कर चुका था, लेकिन लूट की एक वारदात ने हवाला किंग पप्पू छुरी का भंडाफोड़ कर दिया। कैसे, देखिए। पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे इस शख्स को कोई मामूली अपराधी समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि कैमरे पर भले ही ये भोला भाला दिखाई दे रहा हो, लेकिन असल में ये कानपुर का वो महाठग है जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ आयकर चोरी और जीएसटी चोरी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। नाम है महफूज अली उर्फ पप्पू छुरी। कानपुर के जाजमऊ से ताल्लुक रखने वाला महफूज अली ब्लेड और छुरी का धंधा करता था, इसीलिए इलाके के लोग इसे पप्पू छुरी के नाम से जानते थे। मगर जानते हैं, 12वीं फेल पप्पू छुरी ने चंद सालों के भीतर लाखों करोड़ों नहीं बल्कि कई अरब रुपयों का घोटाला कर दिया, वो भी भोले भाले मासूम लोगों को बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर। भोले भाले लोगों के अकाउंट खुलवाना, लोन दिलाने के नाम पर, बीमा बनाने के नाम पर ये इनके अकाउंट खुलवाते थे, फर्जी जीएसटी फॉर्म रजिस्टर कराते थे और ये चाहते थे कि ये बात पुलिस तक न पहुंचे, पुलिस इन्वेस्टिगेट न करे। हमने पूरा केस का इन्वेस्टिगेशन करा। इनके परिवार के सहित 68 खातों का हम लोगों ने इनके ढूंढे। उन खातों में करीब करीब 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन पाया गया है। भले ही योगी फोर्स ने पप्पू छुरी को कानपुर से गिरफ्तार किया, लेकिन ये घोटाला किंग बीते कई महीनों से बंगाल में छिपा था ताकि ये यूपी पुलिस से खुद को बचा सके। कहाँ थे आप? बंगाल में? कहाँ? बंगाल में थे आप? बंगाल में कहाँ थे? पुलिस ने यहाँ से थे। कहाँ पे? बंगाल में कहाँ थे? कोलकाता में? कहाँ पे? किसके यहाँ? योगी फोर्स पप्पू छुरी के बंगाल कनेक्शन की जांच कर रही है, क्योंकि जैसे ही बंगाल में चुनावी नतीजे आए, जैसे ही टीएमसी के हाथ से सत्ता गई, फौरन पप्पू छुरी कानपुर लौट आया। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पप्पू छुरी ने गरीब और बेरोजगार लोगों के दस्तावेजों के जरिए 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेटवर्क खड़ा कर दिया। आरोपी ने 16 बैंकों में 100 से ज्यादा खाते खुलवा रखे थे, जिसका इस्तेमाल हवाला के कारोबार में किया जाता था। इस रकम से स्लॉटर हाउस के ट्रांजैक्शन भी किए जाते थे। वहीं जीएसटी फ्रॉड के जरिए पैसों का संदिग्ध लेन देन होता था। इनका नेटवर्क पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में है। इसकी और गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। जीएसटी के अधिकारियों की भी इसमें मदद दी जाएगी और इनकम टैक्स के अधिकारियों की भी इसमें मदद ली जाएगी। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस हवाला किंग पर योगी फोर्स ने शिकंजा कैसे कसा, आखिर कैसे कानपुर का यह महाठग सीएम योगी के रडार पर आया। तो आपको बता दें, इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा इसी साल फरवरी के महीने में कानपुर के श्याम नगर इलाके में हुई एक लूट की घटना के बाद सामने आया। लूट की घटना में जो वादी थे उनके द्वारा एफआईआर नहीं लिखाई गई थी और हमारी टीम द्वारा उसका इन्वेस्टिगेशन कराया गया। इन्वेस्टिगेशन में जो
5 लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने लूट की घटना करी थी और उसमें 11 लाख की बरामदी हुई थी। ये भारी मात्रा में इलीगल ट्रांजैक्शन करते थे, कैश विड्रॉल करते थे। जो महफूज उर्फ पप्पू छुरी है, इसका मेन सरगना था। पुलिस ने जब पैसों के ट्रेल को खंगालना शुरू किया तो हवाला और फर्जी ट्रांजैक्शन के नेटवर्क का भंडाफोड़ हो गया। इस मामले में आरोपी के साले मेहताब आलम और बेटे मासूम समेत 5 आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं, लेकिन आरोपी महफूज अली उर्फ पप्पू छुरी फरार हो गया। लिहाजा योगी फोर्स ने पप्पू छुरी की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस कलकत्ता तक पहुंची, जहां जाकर ये जो महफूज है वो छिपा हुआ था। उसके बाद 3200 करोड़ रुपए का घोटाला सामने निकल कर आया, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि जांच अभी भी जारी है और ये रकम बढ़ाई भी जा सकती है। किस तरीके से ये नेटवर्क काम करता था, इसकी जांच कर रही है पुलिस और कई एजेंसियों को भी इसमें शामिल किया गया है कि कहाँ से इतना सारा पैसा आता था, कौन कितना इसका कमीशन लेता था, किस स्तर पर इसकी जाँच चल रही है। इस वक्त हवाला किंग पप्पू छुरी सलाखों के पीछे है। वहीं कानपुर पुलिस की स्पेशल टीम इस मामले की पुख्ता छानबीन कर रही है। 16 अलग अलग टीमों को 5 राज्यों में भेजा गया है ताकि पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जा सके। इसके अलावा पुलिस की नजर अब कुछ बैंक अधिकारियों और जीएसटी विभाग के कर्मचारियों पर भी है, जिनकी मिली भगत से इतना बड़ा घोटाला किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में इतिहास बनने जा रहा है। अभी से ठीक 14 घंटे के बाद बंगाल में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन उसके पहले बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। शुभेंदु अधिकारी के पीए की निर्मम हत्याकांड को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। इस बीच हावड़ा में बमबाजी हुई है। बंगाल की राजनीतिक हिंसा नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। बंगाल के माथे पर लगे सियासी हिंसा के कलंक को मिटाने की बड़ी जिम्मेदारी अब बीजेपी सरकार के कंधे पर है। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। इतिहास का ये अद्वितीय पल है। ये बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए अप्रतिम क्षण है। सालों बंगाल की धरती कमल के लिए बंजर और खुरदरी भरी रही, लेकिन अब की बार की प्रचंड जीत ने आखिरकार बीजेपी के हाथों बंगाल की कमान सौंप दी। कल कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी का राज तिलक होगा और शुभेंदु सरकार के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो होगा हिंसा। 40 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के कातिल अब भी बंगाल पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। करीब 100 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन बंगाल में हार की बौखलाहट अभी भी हिंसा के तौर पर उफान मार रही है। कहीं बमबाजी, कहीं गोलीबारी, कहीं गुंडों का खुलेआम तांडव। बंगाल के बवालियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि खुलेआम कानून को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन समय का चक्र पूरा हो चुका है। बस 15 घंटे बाद बीजेपी सरकार की गुंडा मुक्त बंगाल के कसम पूरी करने की बारी आ चुकी है। फिर ना तो चंद्रनाथ रथ के हत्यारे बच पाएंगे और ना बंगाल के बमबाज, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनती ही इन सब का पक्का इलाज तय है। कि बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रहे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि हर नई सोनार बांग्ला के लक्ष्य को लेकर हम चले और बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करें। बंगाल इस वक्त बवाल का एपी सेंटर बना हुआ है। बीजेपी सरकार के शपथ से ठीक पहले बमबाजी हुई है। वायरल वीडियो बंगाल के हावड़ा का है, जहां भारी संख्या में सड़क पर लोग भागते दिख रहे हैं, बम फेंके जा रहे हैं, धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है और इन धमाकों के साथ अल्लाहू अकबर और नाराए तकबीर गूंज रहा है। माहौल इतना खराब है कि बेकाबू भीड़ बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आई है।
इसी हंगामे की एक और तस्वीर देखिए। यहाँ भी धमाके पर धमाके हो रहे हैं। दूसरी तरफ से लगातार बम फेंके जा रहे हैं और हर तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा है। आरोप है कि बमबाजी की इस घटना को टीएमसी के समर्थकों ने अंजाम दिया, वो भी इसलिए कि दूसरे पक्ष के लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे थे। इस बमबाजी में 2 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। हालात इतने बदतर है कि पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ी मौके पर भेजनी पड़ी। जहां एक तरफ हावड़ा में बमबाजी हुई तो दूसरी तरफ उत्तरी दिनाजपुर में बाकायदा जिंदा बम बरामद किए गए। उत्तरी दिनाजपुर में पुलिस की छापेमारी में बम बनाने वाली एक फैक्ट्री का पता चला। इस बारूदी फैक्ट्री के पर्दाफाश से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोग दहशत में आ गए। मुर्शिदाबाद के सालार थाना इलाके में बम हटाते वक्त बड़ा धमाका हो गया। इस ब्लास्ट में 18 साल के बादशाह उर्फ रमजान शेख के दोनों हाथ उड़ गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तालाब किनारे भारी मात्रा में बम छिपा कर रखे गए थे, जहां पुलिस और केंद्रीय बल की टीम जांच के लिए पहुंची। आशंका है कि पुलिस रेड के डर से बम हटाए जा रहे थे, तभी विस्फोट हो गया। इस बीच शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ के कातिलों को लेकर पुलिस सूत्रों के मुताबिक चंद्रनाथ की हत्या की सुपारी बिहार के शूटर्स को दिया गया था। चंद्रनाथ के मर्डर के लिए 30 से 40 लाख की सुपारी दी गई थी। बंगाल में शूटर्स के ठिकाने और गाड़ियों का इंतजाम किया गया था। वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक को पहले ही बरामद कर लिया गया है। ये गाड़ी विधाननगर में गाड़ियों के पुराने शोरूम के बाहर से चुराई गई थी, जबकि बारासात के गैराज में इसके इंजन और चेसिस नंबर बदले गए थे। लेकिन इस हाई प्रोफाइल मर्डर का मास्टरमाइंड कौन है, इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन बाकायदा बंगाल के वोटर्स गुंडों की जेल जाने की हो चुकी है तैयारी। बंगाल में आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान की साजिश बॉर्डर पर फेल हो रही है तो वो अपने गुर्गों के जरिए भारत के अलग अलग शहरों में साजिश फैलाने की कोशिश में जुटा है। दिल्ली और यूपी से पाकिस्तान के मोहरों की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे पूछताछ हुई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि आईएसआई से जुड़े आतंकियों के निशाने पर दिल्ली के मंदिर, एक नामी ढाबा और यूपी का पुलिस थाना था। एक 1014 हाइडआउट्स और ठिकानों पर रेड की गई। इनकी 481 अरेस्ट की गई पिछले 48 घंटों में। दिल्ली के प्राचीन मंदिर, यूपी के पुलिस थाने, मोरथल का मशहूर ढाबा, ये सब कुछ टारगेट पर था। यहां हमले का प्लान था। सरहद पार से हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन गैंग बस्ट 2.0। इस ऑपरेशन को पुलिस ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट और उनके नेटवर्क के खिलाफ अंजाम दिया। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इस ऑपरेशन के तहत लगातार 48 घंटे तक ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। कुल 1014 ठिकानों पर रेड की गई और इस कार्रवाई में 482 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 141 पिस्टल, 212 कारतूस और 79 चाकू बरामद किए गए। आईएसआई का स्पॉन्सर्ड गैंगस्टर है शहजाद भट्टी। शहजाद भट्टी को नेटवर्क को भी हम लोगों ने, चूंकि वो गैंगस्टर जो दिल्ली के लिए खतरा हो सकता था, उसके भी 9 लोगों को हमने पकड़ा है। हम लोगों को मुख्तलिफ तलाश थी, जिनके पकड़े जाने से कई वारदातों को बचा लिया गया है। जांच में पता चला कि गिरफ्तार किए गए 9 बदमाशों का सीधा ताल्लुक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के शहजाद भट्टी मॉड्यूल से जुड़ा है। यानी पाकिस्तानी गैंगस्टर दुश्मन की जमीन पर बैठे बैठे भारत को दहलाने का पूरा ग्राउंड तैयार कर चुका था। खुलासा हुआ है कि ये लोग सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की भर्ती कर रहे थे। इन युवाओं का इस्तेमाल हथियार सप्लाई, ड्रग्स डिलीवरी, संवेदनशील जगहों की रेकी और टारगेटेड अटैक में किया जा रहा था।
सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि दिल्ली से लेकर यूपी तक बड़े मंदिर और यूपी के थाने इनके निशाने पर थे। जिम जाने वाली हिंदू बेटियों से दोस्ती के बाद उनकी अश्लील वीडियो बनाई जाती थी, फिर उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था, यहां तक कि उन्हें बुर्का पहनने पर मजबूर किया जाता था। और यह सब कुछ हो रहा था मिर्जापुर के 5 जिम में। मिर्जापुर जिम जिहाद मामले की जांच योगी की पुलिस ने पूरी कर ली है। 6000 पन्नों की चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पहले जिम में ट्रेनिंग देते थे, धीरे धीरे दोस्ती करते थे, अपने प्यार के जाल में फंसाते थे, अश्लील वीडियो बनाते थे, ब्लैकमेल करते थे, पैसे वसूलते थे, बुर्का पहनाते थे, मजार पर ले जाते थे, कलमा पढ़वाते थे और धर्मांतरण का दबाव बनाते थे। सलाखों में बंद जिम जिहाद के आरोपी हिंदू बेटियों के साथ ये सब करते थे, जिसे सोचकर ही हर माँ बाप परेशान हो जाएंगे। यूपी के मिर्जापुर में जिम जिहाद केस में जब पुलिस ने कोर्ट में 6000 पन्नों की चार्जशीट पेश की तो धर्मांतरण के काले सच का खुलासा हुआ। हिंदू बेटियों को फंसाने की साजिश पुलिस की चार्जशीट में दर्ज है। धर्मांतरण कानून के अंतर्गत ऐसे लोग जो कि जिम का संचालन कर रहे थे और उनके द्वारा जो जिम में आने वाली लड़कियां थीं उनको बहला फुसलाकर उनके फोटो इत्यादि लेकर उन्हें डरा धमकाकर उनका धर्मांतरण करने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें टोटल 11 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा अभी तक की जा चुकी है। मुकदमों का स्टेटस जो है वो माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और इसमें पुलिस द्वारा जो अपनी चार्जशीट है उसको दाखिल किया गया है। यही है वो जिम जहां हिंदू बेटियों को शिकार बनाया जाता था। मामला आज से करीब 4 महीने पहले तब सामने आया था जब 19 जनवरी को 2 हिंदू युवतियों ने जिम में धर्मांतरण कराने की शिकायत दर्ज कराई थी। मिर्जापुर के कुल 5 जिमों में धर्मांतरण की साजिश का खुलासा हुआ था। आरोप जिम के ट्रेनर और मालिकों पर लगा था। वो सब जिम में आने वाली हिंदू लड़कियों से दोस्ती कर अश्लील वीडियो बनाते थे और फिर धर्मांतरण का दबाव बनाते थे। इस मामले में आरोपियों के नाम भी देख लीजिए। इमरान खान इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। मोहम्मद शेख अली आलम, फैजल खान, जहीर, शादाब, इरशाद, फरीद अहमद, अशफाक, साहिल। अगर बेटी सुरक्षित हुई है तो उत्तर प्रदेश का हर नागरिक सुरक्षित हुआ है। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बारूद से खौल रहा है। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए तो अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरानी टैंकर और उसके बंदरगाह और द्वीपों को टारगेट किया है। मतलब ईरान अमेरिका के सीज फायर की धज्जियां उड़ रही हैं। दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। दोनों देशों की मंशा दिख रही है कि पूर्ण रूप से युद्ध नहीं भड़के लेकिन वर्चस्व की जंग जारी रहे। इस बीच यूएई जैसे देश इस जंग की कीमत चुका रहे हैं। ईरान ने यूएई पर ताजा हमला किया है। सीजफायर के खंभे पर खड़े होकर शांति शांति चिल्लाते ईरान और अमेरिका फिर एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। यूएसएस टक्सटन, यूएसएस राफेल पेराल्टा, यूएसएस मेसा। हॉर्मुज में अमेरिकी झंडे के साथ नाकेबंदी के लिए उतरे ट्रंप की महाशक्ति के प्रतीक जहाजों को दुम दबाकर भागना पड़ा। ईरान ने अमेरिकी नेवी के 3 डिस्ट्रॉयर पर ड्रोन, मिसाइलों और समुद्री बोट से हमला किया। हालांकि अमेरिका का दावा है कि उनके 3 डिस्ट्रॉयर सुरक्षित हैं। हमला नाकाम कर दिया गया है लेकिन बदले की आग में चलते अमेरिका ने ईरान के केश्म द्वीप, बंदर अब्बास और मिनाब जैसे तटीय इलाकों में नागरिक क्षेत्रों पर एयर स्ट्राइक किया है। मतलब ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर वाली दीवार दरक चुकी है और दोनों देश युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी दी है। 48 घंटे पहले ईरान ने यूएई के फुजैरा पोर्ट पर 1 दर्जन से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी है। ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी से इनकार किया है। यूएई पर हमला डायरेक्ट अमेरिका इजराइल को चैलेंज है।
2 हफ्ते पहले ही इजराइल ने यूएई को आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से लैस किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि जवाबी कार्रवाई में ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट, ड्रोन बेस और कमांड सेंटर पर हमले किए हैं। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन दोनों देश सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि सीज फायर अभी भी कायम है। जमीनी हकीकत यह है कि सीज फायर अब सिर्फ कागजी है। इधर ट्रंप की मुश्किल बढ़ती जा रही है। ट्रंप की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। सऊदी अरब और कुवैत ने अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाजत अचानक रोक दी है। नतीजा है कि अमेरिका को अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम से पीछे हटना पड़ा है। मिडिल ईस्ट में हालात दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं। अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाकर उसके न्यूक्लियर कार्यक्रम पर डील चाहता है। ईरान अपने क्षेत्रीय प्रभाव और हॉर्मुज पर नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहता। इन दोनों की लड़ाई में हॉर्मुज में 1500 जहाज फंसे हैं। दुनिया गैस और तेल संकट से गुजर रही है। सप्लाई चेन इमरजेंसी के दौर से गुजर रही है। इस बीच सीजफायर की धज्जियां उड़ रही हैं। ईरान अमेरिका के बीच नए संघर्ष की टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि दोनों ओर से हमला उस वक्त हुआ है जब अमेरिका सीज फायर पर ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा है। अमेरिका ने एक प्रस्ताव दिया है जिसमें लड़ाई रोकने की बात है, लेकिन इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे विवादित मुद्दे नहीं रखे गए हैं। इस प्रस्ताव में 3 चरणों में समाधान की बात कही गई है, जिसमें युद्ध का औपचारिक अंत, हॉर्मुज संकट का हल और 30 दिनों के भीतर समझौते पर बातचीत शामिल है। ईरान अमेरिका के बीच बातचीत को लेकर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला पाकिस्तान बहुत एक्टिव है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार का दावा है कि जल्दी ही दोनों देशों के बीच समझौता होगा, लेकिन समझौते वाली बात तो इजराइल और लेबनान के बीच भी आ रही है, जिसे लेकर यह कहा जा रहा है कि वाशिंगटन में होगा। 14-15 मई को इजराइल लेबनान के बीच बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच शांति समझौते के लिए तीसरी बार की बातचीत होगी। लेकिन इस बीच जिस तरह से ईरान अमेरिका एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, इजराइल और लेबनान भी एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि बेमन वाले सीज फायर से कब तक मन बहलाया जाएगा? कब होगी मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित? कब होगा हॉर्मुज का रास्ता साफ? और कब खत्म होगा दुनिया का तेल और गैस का संकट? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदुस्तान अब मुनीर को दिन में तारा दिखाएगा, और यकीन मानिए इस तारा को देख सिर्फ मुनीर ही नहीं बल्कि उसकी फौज और पूरा पाकिस्तान सहम जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान का यह तारा एक ऐसा विनाशक है जो आसमान से गिरने के साथ ही पाकिस्तान की सरजमी पर बारूदी गदर मचा देगा, आतंक के अड्डों को जलाकर राख कर देगा। प्रचंड आसमानी प्रहार के बाद बारूद से दहलती इमारतें, आसमान से उड़ता धुएं राख का गुबार, खंडहर हो चुके रिहायशी इलाके और जमींदोज हुए सैकड़ों मकान। ये तस्वीरें रूस यूक्रेन जंग की, जब पुतिन ने यूक्रेनी इलाके को तबाह करने के लिए उन पर सैकड़ों टन वजनी ग्लाइड बमों का इस्तेमाल किया था। और अब ऐसा ही विनाशक हिंदुस्तान के बारूदी जखीरे में शामिल हो चुका है, जिसका नाम है तारा, यानी टेक्निकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, जो समान अनगाइडेड बमों को स्मार्ट ग्लाइड वेपन में तब्दील करेगा। और इसी तारा का डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया। दरअसल डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने उड़ीसा तट पर तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम का सफल ट्रायल किया। तारा भारत का पहला स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम है, जो सामान्य बमों को स्मार्ट हथियार में बदल सकता है, जिसमें अनगाइडेड बम भी सटीक निशाना लगा सकते हैं। बता दें कि तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम का परीक्षण सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से किया गया। विमान से तय ऊंचाई पर तारा को रिलीज किया गया और ये विध्वंसक हवा में ग्लाइड करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा और सटीक निशाना लगाते हुए टारगेट को तबाह कर दिया। रक्षा मंत्री ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया, क्योंकि अब तक भारत को ऐसी क्षमता के लिए विदेशी हथियार खरीदने पड़ते थे
लेकिन अब हिंदुस्तान तारा सिस्टम के जरिए ग्लाइड बमों की पूरी खेप तैयार कर सकता है। अब आपको हिंदुस्तान के इस विनाशक हथियार की ताकत से रूबरू करवाते हैं। दरअसल तारा वेपन सिस्टम की मारक क्षमता 100 किलोमीटर है। इसमें हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जिसमें यह टारगेट पर बेहद सटीक प्रहार करता है। तारा वेपन सिस्टम के सफल परीक्षण के बाद पाकिस्तान की हवाइयां उड़ी हुई हैं। फील्ड मार्शल मुनीर अपने बिल में जा दुबका है। वहीं पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों की जान हलक में अटकी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो इस बार तारा पाकिस्तान भी जाएगा, अपने विनाशक प्रहार से गदर भी मचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।